हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। नए साल में प्रोबेबली ये मेरा फर्स्ट या सेकंड वीडियो होने जा रहा है। तो ये वीडियो मुझे लगा कि ज़रूर बनाना चाहिए इस टॉपिक पे, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले, आई थिंक 2 जनवरी को मेरे पास एक पटना में केस आया था, जो कि रेफ़र किया था एक न्यूरो फिजिशियन ने। तो ट्रॉमा का केस था। एक छोटा बच्चा था, आई थिंक 4 इयर्स ओल्ड था, और वो छत से गिर गया था, सीढ़ियों से गिर गया था। यस, हाँ, सीढ़ियों से गिर गया था। और उसके कान के आगे के दोनों की जो हड्डी होती है, जो नीचे वाला जबड़ा होता है, उसका एंड होता है कान के पास, जो स्कल है उसके नीचे फिट होता है। तो उसकी दोनों साइड की हड्डियाँ टूट गई थी, और उसको ईयर ब्लीडिंग की भी हिस्ट्री थी। और पेशेंट बहुत परेशान थे, लखीसराय से, आई थिंक, हाँ, लखीसराय से आए हुए थे पटना दिखाने के लिए। और वो दिन भर बेचारा मेरा वेट भी किया, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था दिन में, 2 जनवरी को, क्योंकि दिन 1 तारीख को मैं हॉस्पिटल गया नहीं था। तो शाम को मेरी उनसे मुलाकात हुई, लेट इवनिंग। तो वो जो बच्चा था, वो बेचारा मुंह नहीं खोल पा रहा था प्रॉपर वे में, और पेरेंट काफ़ी परेशान थे। तो एक्चुअली उसको बाईलैटरल कॉन्डाइलर फ्रैक्चर था। जो जो नीचे के जबड़े की जो हड्डी होती है ऊपर के साइड में, टॉप एंड पे, उसको बोलते हैं कॉन्डाइल, उसी मैंडिबुलर बोन का पार्ट होती है। तो दोनों साइड फ्रैक्चर हो गई थी, और कंप्लीटली मतलब कि डिस्प्लेस नहीं था। वो हड्डी बिल्कुल टूट के अलग नहीं हुई थी, जुड़ी हुई थी, बट फ्रैक्चर था। और ब्लीडिंग, ईयर ब्लीडिंग भी हुआ था बच्चे को। तो उस केस में अक्सर क्या होता है, और दांत पे दांत जो है वो ठीक बैठ रहा था, मतलब अक्लूजन। तो देखिए, जब भी हड्डी हम लोग जोड़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि जो पेशेंट का जो डेंटल अक्लूजन है, दांत पे दांत बैठने का जो रूल है, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। ये कुछ ऐसा होता है, जैसे ये मेरा हाथ हो गया, इसमें ये जो गड्ढे वाला एरिया है, इसमें इस वाले हाथ का जो उभरा वाला हिस्सा है, ये ऐसे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, प्रॉपर वे में इस तरह से फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये इस गड्ढे वाले एरिया में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो दांत पे दांत बहुत अच्छे से बैठ रहा था, ऐसी ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। बट उस केस में क्या अक्सर होता है लेटर ऑन, कि जो ब्लड कलेक्शन होता है, यहाँ एक कैप्सूल होती है जिसमें ये दोनों जो ब्रेन की जो स्कल बेस का जो होता है, टेम्पोरल बोन का एक पार्ट होता है, जो कोंडाइलर फोसा उसको बोलते हैं हम लोग, वो, और कोंडाइल का जो हेड होता है, जो नीचे वाले जबड़े का जो हेड होता है, वो ऐसे बैठा रहता है, ठीक इस रिलेशन में। मतलब ये हमारा जो है ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा हो गया, हड्डी का ये गड्ढे जैसा होता है, और इसमें नीचे वाले जबड़े का एंड, टॉप एंड जो होता है, वो इस तरह से बैठा होता है, इस तरह से मूवमेंट होता है, और ये कैप्सूल से सराउंडेड होता है। तो जब इंट्रा कैप्सुलर, यानी कि कैप्सूल के अंदर ब्लीडिंग होती है, तो अक्सर क्या होता है कि धीरे धीरे कैल्सिफिकेशन हो जाता है। मतलब वहाँ आसपास हड्डी जैसा स्ट्रक्चर पहले सॉफ्ट होता है, बाद में वो हाइलाइज हो जाता है, यानी कि उसमें बोनी चेंजेस आ जाते हैं, और वो पूरा एरिया एक बोन के रूप में जुड़ जाता है। मतलब ब्रेन का जो पार्ट है और नीचे वाले हड्डी के बीच में ना एक एक गैप होता है, माइल्ड छोटा सा, और उसमें एक कुशन जैसी कुछ चीज़ रहती है। तो वो पूरा एरिया जो होता है वो हाइलाइज हो जाता है, और उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं टीएमजे एंकाइलोसिस। तो बच्चों के केस में क्या होता है, ये दोनों की दो केस में हो सकता है। बड़ों के केस में भी ऐसा फ्रैक्चर होता है, अक्सर हमने देखा, आपने मेरे मेरे वीडियोस में देखे होंगे, और बच्चों के केस में भी होता है। तो जब बच्चों के केस में होता है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा होता है। एक तो क्या होगा, सबसे पहले कि मुंह का जो खुलना है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब 3-4 साल बाद, जब ये बच्चा 7-8-9 साल का होगा, और नॉर्मली ऐसे अगर 4 साल का बच्चा है, तो ये 6 इयर्स के आसपास दिखना शुरू होता है कि समस्या अब आनी शुरू हुई है। तो शुरू के 2 साल एकदम सिम्टमलेस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत पहली बार क्या नोटिस होती है कि बच्चे का मुंह धीरे धीरे कम खुलना शुरू होता है। और नॉर्मली क्या होता है कि इस एज में, मतलब चूंकि कंसल्टेंट जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के हैं अभी भी कम है, तो पेशेंट शुरू में किसी डेंटिस्ट के पास, या कई बार किसी फिजिशियन के पास, या अक्सर किसी ईएनटी सर्जन के पास जाते हैं। तो चूंकि ये लोग सर्जरी परफॉर्म नहीं करते हैं टीएमजे एंकाइलोसिस का, तो कुछ दवा या कुछ एक्सरसाइज ऐसे करके बहुत अच्छा खासा टाइम लैप्स हो जाता है। और तब तक क्या होता है, वो बच्चा 9-10 साल का होने लगता है, और बाई द टाइम इतने लंबे गैप में क्या होता है कि मुंह बिल्कुल ही कम खुलने लगता है। ऐसा भी देखा है मैंने बहुत सारे केसेस में, कि जो माउथ ओपनिंग है वो 1 फिंगर भी नहीं रह जाती है, मतलब कि एक फिंगर भी नहीं जा पाता है मुंह के अंदर।
तो उस केस में फिर बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। एक तो इंटुबेट करना, मतलब बेहोशी के लिए जो हम लोग प्रोसेस अपनाते हैं, तो उसमें जो बेहोश के लिए जो पाइप डालते हैं हम लोग, जो ट्रैकिया है उसके अंदर, तो विंड पाइप के अंदर, तो वो पाइप डालना मुंह के रास्ते बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो ट्रैकिया कई बार क्या होता है डिविएटेड हो जाता है उस केस में, तो आपको ब्लाइंड जो इंटुबेशन प्रोसीजर होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कई बार जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, या तो उनको रेट्रोग्रेड इंटुबेशन करना पड़ता है, या फिर क्या होता है कि फाइबर ऑप्टिक आता है जो कि एक्सपेंसिव चीज़ है, उसके थ्रू करना पड़ता है। तो ये थोड़ा एक तो चैलेंजिंग हो जाता है, और केस भी बहुत अ, बिगड़ जाता है उस तक। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि ये वाली जो हड्डी होती है ना कान के आगे जो फिट होती है नीचे वाली, उसमें ग्रोथ सेंटर होता है। मतलब क्या कि आपका पूरा जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस है उसकी ग्रोथ जो है, फॉरवर्ड ग्रोथ, फॉर आगे बढ़ने की जो पोटेंशियल है वो यहीं पे होता है। तो चूंकि वो ट्रॉमा हो गया और एंकाइलोसिस हो गया, एंकाइलोसिस होने का मतलब दो चीजें जुड़ जाना। अब वो दोनों चीजें चूंकि जुड़ जाती हैं तो ये वाला हिस्सा ग्रो नहीं कर पाता है। तो अगर आपने देखा हो अक्सर पैरोट जो तोता होता है उसका आगे वाला जो बीक होता है वो काफी लंबा और बड़ा होता है, और जो पीछे वाला बीक होता है बहुत छोटा होता है। तो एक टिपिकल बर्ड फेस अपियरेंस बच्चे का हो जाता है, और वो एस्थेटिकली मतलब एक जो लुक वाइज होता है वो लाइफ टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हालांकि उस टाइम भी डिस्ट्रैक्शन जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस एक प्रोसीजर होता है, उससे हम लोग कुछ ओवरकम कर सकते हैं। बट मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेटर है कि इसी टाइम अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है, तो आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं आसपास अगर कभी भी ऐसा होता है तो ज़रूर उनके पेरेंट को बताएं कि आप टाइम से डिसीजन लें। हालांकि उसके बावजूद कई बार पेशेंट के पेरेंट को लगता है कि बच्चा छोटा है, अभी हम सर्जरी या कुछ भी करवाएंगे, तो फिर एक इमोशनल जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है इतना आसान नहीं होता है, डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट इन कंसल्टेशन। और फिर वो पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे लिए भी जो प्रोसेस होता है, जो सर्जिकल प्रोसेस, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और पेनफुल होता है, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। तो ये बात आप लोग समझिए कि इस तरह का जब भी कोई केस हो जिसमें कभी ट्रॉमा हो, कोंडाइल का हेड डैमेज हो, कान से ब्लीडिंग हुआ हो, तो प्लीज़ आप लोग जो है ज़रूर मैक्सिलोफेशियल कंसल्टेंट से मिलिए। बिकॉज उस टाइम ये बहुत इजीली ठीक हो सकता है, या कुछ एक्सरसाइज बताए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, कुछ फिजियोथेरेपी बताई जाती है, और ये चीज़ें बहुत इजी वे में शॉर्ट आउट हो सकती हैं। और एक टाइम के बाद इट बिकम सर्जिकली डिफिकल्ट, बिकॉज उस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा खा नहीं पाता, क्योंकि मुंह नहीं खुल पाता है। तो अक्सर देखा गया है कि हीमोग्लोबिन भी कम होता है, फिर आप उसके लिए ब्लड का अरेंज करो। और छोटे बच्चे में जो बाइलैटरल टीएमजे एंकाइलोसिस अगर हो जाए, मैं कहने का मतलब कि दोनों साइड का अगर हड्डी जुड़ जाए, तो सर्जरी का जो ड्यूरेशन होता है वो भी लंबा हो जाता है। और जितनी देर अंडर जीए कोई पेशेंट रहता है, मतलब जनरल एनेस्थीसिया में कोई बच्चा या पेशेंट रहता है, तो कॉम्प्लिकेशन और रिस्क की का जो पोटेंशियल होता है, जो संभावना होती है, वो भी बढ़ जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये एक अननेसेसरी सर्जरी है। अगर अगर उसको टाइम पे इंटरवेन कर लिया जाता तो ये चीज़ें होती ही नहीं है। और मैंने जो अपने रीजन में बिहार में केसेस देखे हैं, बहुत सारे लोग मतलब 10-10 साल से भटक रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, बट वो उनको कंसल्टेंट मिल नहीं पाता, कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाता, या राइट पर्सन से मिल नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ अगर इस तरह का कोई केस हो या फेस से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, एटलीस्ट आप अपने लोकल एरिया में जो गूगल है, गूगल पे आप टाइप कर सकते हैं कि जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन, खाली टाइप कर दीजिएगा तो आपके नियर बाई जो किसी सेंटर में अवेलेबल होंगे, ज़रूर आपको गूगल पे पड़ जाएगा। और आप ज़रूर उन लोगों से मिलिए, या मुझसे मिलिए, या किसी मैक्सिलोफेशियल कंसल्टेंट से मिलिए, ताकि जो बीमारी है उसको बहुत अर्ली स्टेज में हम लोग इंटरवीन करके उसको ठीक कर सकें। ओके, थैंक यू।